हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। क्लास 10th साइंस सैम्पल पेपर नंबर 6, ठीक है। इससे पहले मैं 5 सैम्पल पेपर आपको करवा चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो सैम्पल पेपर देखो। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देखो। वो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जिनके आने के इस बार सबसे ज़्यादा चांसेस है। सीबीएसई टर्म 2 का जो एग्जाम आपका होने वाला है अभी 10 मई को, उसमें वो क्वेश्चंस मैंने वहाँ से उठाए हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और मेरी गारंटी है, अगर आप ये वीडियोस देखते हो, सैम्पल पेपर अच्छे से करके जाते हो और वो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अगर आप पूरे अच्छे से देख के जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले एज इट इज़, ठीक है। बहुत लिमिटेड टॉपिक्स ही है जिन पे बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं और जिन पे आने की क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। दो क्वेश्चन पूछे, एक तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है और एक ये बताना है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्यों है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। तो देखो, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 15, ठीक है, 15th ग्रुप है। आंसर देखो, ये आपके सामने आंसर है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन Z7 है तो 2,5 हो जाएगा, फॉस्फोरस का 15 है तो 2,8,5 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन साइज। भाई ग्रुप नंबर 15 के मेंबर है, ठीक है। नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। ये वाला है ग्रुप नंबर 15 है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 7 पे है तो 2,5 और फॉस्फोरस का हो जाएगा 2,8,5। कॉमन क्या है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो सेम ग्रुप में है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर पूछिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसको समझो पहले। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन के साथ में बांध के रखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाइंड करके रखा हुआ है। तो जिसकी जितनी एटॉमिक साइज छोटी होगी, भाई यहाँ पर 2 ही सेल बन रहे हैं, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। यहाँ पर 3 सेल बन रहे हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गई ना फॉस्फोरस के केस में। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो जहां स्ट्रॉन्ग फोर्स है मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन ए ग्रुप। व्हाई इट डिक्रीजेस इन ए ग्रुप? बिकॉज एटॉमिक size increases in the group। क्वेश्चन नंबर 2 is which two of the following compounds belong to same homologous series। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दे रखे, C2H6O2, C2H6O, C2H6 और CH4O। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो दो जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। और सेकंड बी क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CnH2n-2, नेम द फैमिली टू विच इट बिलोंग्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो ये किसका है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये बताना है, फैमिली का नाम बताना है और स्ट्रक्चर बतानी है सेकंड मेंबर की। तो देखो, CnH2n+2 एल्केन होता है, CnH2n एल्किन होता है और CnH2n-2 एल्काइन होता है, तो ये एल्काइन है, ठीक है। क्वेश्चन ए को देखो आप, सेम होमोलोगस सीरीज के 2 मेंबर कौन से है, तो देखो ये आंसर है, इनके सामने आप देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई सेम होमोलोगस सीरीज का कैसे पता चलेगा, जिनका सेम जनरल फॉर्मूला आएगा। 2 मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप, हेंस CH4O एंड C2H6O बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। दोनों मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, तो इन दोनों में आप देखो CH4O और C2H6O में CH2 यूनिट का ही है डिफरेंस, इसलिए दोनों होमोलोगस सीरीज के हैं। और बी का आंसर है द हाइड्रोकार्बन बिलोंग टू एल्काइन फैमिली, क्योंकि फॉर्मूला ये है CnH2n-2, तो एल्काइन फैमिली है, और इसका सेकंड मेंबर बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। सेकंड मेंबर पूछा है, तो फर्स्ट मेंबर तो 2 कार्बन वाला होता है, तो सेकंड मेंबर 3 कार्बन वाला होता है, क्योंकि एल्किन और एल्काइन की सीरीज 2 कार्बन से स्टार्ट होती है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा कि इनमें से कौन सा
होमोलोगस सीरीज है, तो होमोलोगस सीरीज में CS2 यूनिट का डिफरेंस होता है। देखो CH4O में अगर हम CS2 प्लस करें, CS2 यूनिट अगर प्लस करें तो देखो C2 हो जाएगा, H2 + 4 H6 हो जाएगा, और O तो C2H6O। तो ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, CH4O एंड C2H6O। सेकंड क्वेश्चन में CnH2n-2 दे रखा है, तो CnH2n-2 क्या होता है? एल्काइन होता है। ये कौन सी फैमिली है? एल्काइन फैमिली है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जनरल फॉर्मूला देखो एल्केन का तो हमें पता है, एल्केन ANE एल्केन, इसका होता है CnH2n+2, ठीक है। 2 कम करते जाओ हर बार। अब अगले में एल्कीन जब आएगा तो एल्कीन में क्या हो जाएगा? CnH2n, ठीक है, 2 कम हो गया। फिर अगला एल्काइन, तो एल्काइन में फिर 2 कम कर देंगे तो CnH2n-2, ठीक है। इसका थर्ड मेंबर पूछा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि एल्कीन और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमेशा 2 कार्बन वाला होता है। एक कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर इनमें नहीं बनता, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए। तो यहाँ पर देखो सेकंड मेंबर पूछा है ना, तो सेकंड मेंबर का इस फॉर्मूले से अगर हम बनाए CnH2n-2 C3, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 2 मत रख देना, 2 रखोगे तो फर्स्ट मेंबर आएगा, ये ध्यान रखना। C3 हो गया, H2 × 3 6, 6 - 2 4, तो C3H4 हो गया। स्ट्रक्चर अगर लिखे C3H4, 3 कार्बन बनाओ, एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आएगा, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं, इस पे 3 हाइड्रोजन बना दी, तो C3H4 ये बन गया हमारा मेंबर, सेकंड मेंबर। नाम क्या है इसका? तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप, और प्रोप के साथ में लास्ट में क्या ऐड करना है? YNE, तो प्रोपाइन हो जाएगा भाई, प्रोपेन होता है ना ANE, ठीक है, तो INE जोड़ना ANE की जगह, तो प्रोपाइन YNE। एल्केन है तो ANE जुड़ जाएगा, सफिक्स एल्कीन है तो ENE जुड़ जाएगा, और एल्काइन है तो YNE जुड़ जाएगा, तो प्रोपाइन। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर आर वेरियस एजेंट्स विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, देयर आर वेरियस एजेंट्स विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, हाउ डू इंसेक्ट हेल्प इन दिस। बहुत सारे एजेंट होते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, इनको हम पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। भाई पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और विद इन फ्लावर इज द सेल्फ पोलिनेशन, और अनदर फ्लावर इज द क्रॉस पोलिनेशन। तो अब इसमें इंसेक्ट कैसे हेल्प करते हैं? बहुत सारे पोलिनेटर होते हैं। पोलिनेटर मींस एजेंट विच हेल्प इन द पोलिनेशन, एयर इज द पोलिनेटर, वाटर इज द पोलिनेटर, एनिमल्स आर द पोलिनेटर, इंसेक्ट इनमें आ जाएंगे एनिमल्स में, तो इंसेक्ट पोलिनेटर है। तो हाउ इंसेक्ट हेल्प, इंसेक्ट कैसे हेल्प करता है? तो देखो ये आंसर है, इंसेक्ट किस तरह से हेल्प करते हैं। व्हेन पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज डन बाय इंसेक्ट, इट इज नोन एज एंटोमोफिली, ठीक है, इसको एंटोमोफिली कहते हैं, हालांकि ये वर्ड आपकी बुक में नहीं है। When an insect visits a flower for nectar, honey, the pollen grain get deposited on the body of insect. When this insect visits another flower, then some of the pollen grains shed off and stick to the stigma of another flower. This leads to pollination. भाई जब एक फ्लावर पे इंसेक्ट किसी फ्लावर पे बैठता है तो उसके विंग्स पे जो पाउडरी सब्सटेंस है जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, वो स्टिकी होता है। अब यही इंसेक्ट जब उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो जो उसके फ्लावर्स पे जो पोलन ग्रेन चिपके हुए वो उस दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक चले जाएंगे, तो इस तरह से पोलिनेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज at the age of 11 to 12 year in girls various hormonal changes occur resulting in changes in reproductive organ and also secondary sexual characters. Enlist such changes seen in girls at the time of puberty. यानी आपको secondary sexual characters of girls पूछा है, यहाँ पर बॉयज का भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। कॉमन भी पूछे जा सकते हैं कि what are the common secondary sexual characters at the puberty, तो कॉमन में भी ध्यान रखना है और दोनों का अलग अलग भी आपको पता रखना है कि कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है या सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ये देखो, द चेंजेस दैट आर सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एट एन एज ऑफ 11 to 12 years आर ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, initiation of menstruation and ovulation, increase in the subcutaneous fat particularly in thighs, shoulder, buttock and face, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है जो गर्ल्स में होते हैं, इसी तरह से बॉयज में होता है बियर्ड्स एंड मोस्टेज, shoulders, widening of shoulders, voice cracks। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 इज ए ट्रेट A exists in 30% of population of a species and a trait B exists in 70% of the same population. Which trait is likely to have arisen earlier? देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो या कुछ भी रिप्रोडक्शन का अगर टाइप नहीं दे रखा है तो सीधा सा बात है जो जितना ही ज्यादा परसेंटेज है ना वो पहले आया होगा।
ठीक है, तभी तो वो ज़्यादा स्पीसीज में। और इसके चॉइस में एक क्वेश्चन है कि इट इज़ ए मैटर ऑफ चांस वेदर ए कपल विल हैव ए मेल और ए फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय ड्राइंग ए फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर आपको वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला फ्लो चार्ट बना के बता देना है। तो इन दोनों के आंसर देखो ये है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर्स एंड एक्यूमुलेटेड, variation occurring in first generation will be inherited to subsequent generation, thus should be more frequent. Here trait B occurs in more individual, thus it is likely to have arisen earlier. The trait which found in more number of particulars, more number of individuals will arisen earlier. भाई जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज है वो पहले आया होगा। 10% वाला तो अभी रिसेंटली आया, तभी तो वो केवल एक जनरेशन में या दो जनरेशन में होगा। 10% का मतलब 70% पॉपुलेशन में, 70% पॉपुलेशन में हो सकता है कितनी जनरेशन हो सकती है भाई? 70% पॉपुलेशन में 3-4 जनरेशन आ गई होगी, दादा पिता बच्चे, इस तरह से 3-4 जनरेशन में, है ना। तो वो पहले आया होगा, तभी तो वो ज़्यादा में। इसी तरह से देखो सेकंड क्वेश्चन जो इसके चॉइस में पूछा ना, उसका आंसर देखो ये है ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो है ना, वो ये आपके सामने देख लो। सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स that is having X or Y chromosomes, and female produce one type of gametes, all contain X chromosome. If a sperm male gamete carrying X chromosome fertilize an egg or ovum female gamete carrying X chromosomes, then the offspring will be a girl female with XX combination of sex chromosomes. ये तो आपको सबको अच्छे से आता है, इसमें कोई समस्या है नहीं, जस्ट देख लो आप, बस लिखना कैसे है। If a sperm carrying Y chromosomes fertilize an egg or ovum which has X chromosomes, then the offspring will be a boy male with XY combination of sex chromosome. Therefore there are 50% chance of a male child and 50% chance of female child. It totally depend on the gamete, the male gamete, sperm. Whether sperm containing X chromosomes, it will be a girl child, or if the X is containing Y chromosome, then it will be a male child. तो ये फ्लो चार्ट है, इस तरह से बना के बता देना आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को आपको डिस्क्राइब करना है। अब ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था ये आपको पता होना चाहिए। बुक में एक्टिविटी में ये दे रखा है, बॉक्स बना के अलग से, चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इनको बॉक्स में जो चीजें दे रखी है ना, इनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है A और B वो दोनों है। तो पहले हम ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। देखो ओरस्टेड का ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये पेज नंबर चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 223 पे फर्स्ट पेज पे ही नीचे बॉक्स में बना के लिखा हुआ है, जहाँ पर हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, वहाँ पर है। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, और फिर इसका आंसर भी बताता हूँ आपको। हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism in 1820. He accidentally discovered that a capacitor gate deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Through this observation, Oersted showed that electricity and magnetism were related phenomena. His research later created technologies such as the radio, television, and fiber optics. The unit of magnetic field strength is named this Oersted in his honor. इसके ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट को ओरस्टेड नाम दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ओरस्टेड। तो देखो ये चीज है ना, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही है जो आगे है ना, ये बता रखा है जो डायग्राम 13.1 है ना, ये एक्टिविटी 13.1 में ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। उसने क्या किया कि एक कंपास निडल रखी हुई थी, और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था कि जब वायर में करंट उसने फ्लो किया तो उसके पास में, वायर के पास में रखी हुई जो कंपास निडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई। तो कंपास निडल में जब डिफ्लेक्शन हुआ तो उसने फिर इस पर सोचा कि यार कंपास निडल तो एक मैग्नेट है, और मैग्नेट में डिफ्लेक्शन यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन तभी हो सकता है जब उसके पास में कोई दूसरी मैग्नेट हो। अब दूसरी मैग्नेट वहां पर कौन है, और कोई तो मैग्नेट है नहीं। तो इसका मतलब कि वायर मैग्नेट है, यानी जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो वायर एक मैग्नेट का काम कर रहा है, यानी वायर बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। और इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई। तो इसका ये एक्सपेरिमेंट है, लिखना है इसको इस तरह से, आंसर जो आपके सामने ये है ही। इन हिज एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर, the needle of the compass deflects. Now a magnet can be deflected by the magnetic effect of other element or other magnet only. So Oersted concluded that an electric current flowing in a wire created a magnetic field which deflect the needle of the compass. अब इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं। देखो चॉइस में क्वेश्चन है, a current is flowing in upward direction on the plane of paper. Find the direction of magnetic field at A and B. दो पॉइंट दे रखे आपको, A और B दोनों पॉइंट पर आपको पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जबकि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है ए में।
और बी में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन केप्ट एट ए पॉइंट ए। पॉइंट ए पे एक इलेक्ट्रॉन है, अबाउ द वायर कैरिंग करंट आई है शोन इन द फिगर, और इस वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे जहां पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ना, उस पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी। तो पहले ए का आंसर देखते हैं हम। देखो, करंट इज फ्लोइंग इन अपर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए और बी पॉइंट पर क्या होगी, इसका आंसर देखते हैं। एट ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड, एट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। अब ये हुई कैसे, इसको समझते हैं हम। करंट इज फ्लोइंग इन अपर डायरेक्शन इन प्लेन ऑफ पेपर, ये पेपर का प्लेन है, मान लो पेपर प्लेन में अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना है, ये वाला यूज करना है, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल एक ही है, राइट हैंड है, जिसमें दो चीजें हैं, केवल दो ही क्वांटिटी है। बाकी जो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल है, इसमें तीन तीन क्वांटिटीज है, फादर मदर चाइल्ड, FMB, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तीन चीजें। यहाँ पर केवल दो ही चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ मान लेते हैं हम लोग। तो इससे हमें पता करना है कि अगर हम थंब को रखें इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, तो जो फिंगर्स है वो क्या शो करेगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगी। और ये दोनों हमेशा है ना परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तभी ये मैक्सिमम ये 90 डिग्री के एंगल पे होती है। अब देखो, प्लेन ऑफ पेपर में अगर हम राइट हैंड को इस तरह से रखें थंब, तो अब ये फिंगर्स हमको बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मान लो मैंने ये वायर पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, ये वायर है, सपोज दिस इज द वायर। अब ये करंट है, ठीक है। तो अब देखो जो फिंगर्स है वो कैसे जा रही है, ये पॉइंट के हिसाब से आप देखते जाओ। पॉइंट बी पर ये देखो कैसे आ रही है, अपवर्ड, नीचे से बाहर की तरफ आ रही है ना, अपवर्ड आ रही है। भाई ये प्लेन ऑफ पेपर में रखा हुआ है, तो प्लेन ऑफ पेपर में अभी में ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा होगा, प्लेन ऑफ पेपर ऐसे होगा हॉरिजॉन्टली, प्लेन ऑफ पेपर ऐसे होता है हॉरिजॉन्टली। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऐसे हो गया। अब देखो पॉइंट बी पर क्या हो रही है, अपवर्ड, और पॉइंट ए पे ये ऐसे घूम के जाएगी, तो पॉइंट बी पे कैसे जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी ना, डाउनवर्ड। तो पॉइंट ए पर तो होगी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और पॉइंट बी पर हो जाएगी परपेंडिकुलर अपवर्ड। एट पॉइंट बी परपेंडिकुलर अपवर्ड, एट पॉइंट ए परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस तरह से ये डायरेक्शन। अब इसका क्वेश्चन बी देखते हैं। देखो क्वेश्चन बी क्या है, क्वेश्चन बी है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन केप्ट एट ए पॉइंट ए अबाउ द वायर कैरिंग करंट आई एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉइंट ए पे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, मूविंग नहीं है। देखो मूविंग अगर होता ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये स्टेशनरी है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो वो यहाँ पर भी वही राइट हैंड थंब रूल यूज करना है हमको, है ना। तो इसका आंसर ये है, देखो एट ए मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड सिंस इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट सो नो फोर्स विल एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। देखो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, तो इस पर क्या होगा, अपर डायरेक्शन में तो होगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एट अपर डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट में, मूविंग नहीं है। ये लिखा हुआ नहीं है ना क्वेश्चन में कि मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटर्न इन मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से जब लिखा होगा ना तब वहां पर फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, तब फिर वो लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। मैग्नेटिक फोर्स आते ही लेफ्ट हैंड यूज करना है। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटर्न इन मैग्नेटिक फील्ड और इंटर्न इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तब वहां पर ये यूज होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। लेकिन यहाँ पर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है तो केवल यही राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। दो ही चीजें इन्वॉल्व है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है, ये वायर है, राइट हैंड को ऐसे रखो वायर के, तो इस पर देखो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, तो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपवर्ड एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रॉन इज केप्ट एट पॉइंट ए, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट पॉइंट ए इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपर डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड। सेम ये चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन का कोई भी एक एग्जांपल दे दो, आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई समस्या होनी नहीं है। और इसके चॉइस में दो क्वेश्चन है, वो देखते हैं। इन ए फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ रेबिट, स्नेक एंड पिकॉक आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर। तो ये भी इजी है भाई, रेबिट है, स्नेक है और पिकॉक है। तो देखो रेबिट तो हर्बीवर होता है, रेबिट हर्बीवर होता है, तो प्रोड्यूसर के बाद में रेबिट ही आएगा। अब रेबिट को स्नेक और स्नेक को पिकॉक, ठीक है। बी क्वेश्चन है ना, लेबल एबीसी इन द गिवन डायग्राम ऑफ देयर ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें देखो आप एबीसी को लेबल करना है। तो ए तो है जू प्लैंकटन, जो फाइटोप्लैंकटन पर डिपेंड करेंगे, प्लांट्स को खाने वाले, यानी प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं हम इनको। और उसके बाद में बी है फिश, और सी है फिश ईटिंग एनिमल बर्ड, फिश ईटिंग बर्ड, एबीसी
ठीक है, तो पहले सबसे पहले इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। तो फूड चेन के डिफाइन करके और फिर एक चेन कोई एग्जांपल आप दे दो पॉन्ड की कोई भी। भाई पॉन्ड की में क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होगी, फाइटोप्लैंक्टन, देन जूप्लैंक्टन, देन स्मॉल फिश, देन लार्ज फिश, देन फिश ईटिंग एनिमल्स, इस तरह से होगी। ये द sequential interlinking of organism involving transfer of food or energy from the producer to top consumer through a series of organism which repeated eating and being eaten is called the food chain. What is food chain? Food chain is the interrelationship of organism on the basis of who eat whom. who eat whom के बेस पर कौन किसको खाएगा, who eat whom, इस बेस पर एक इंटर रिलेशनशिप हो बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है, इसका अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा आवर एनवायरनमेंट करके, इसको अच्छे से करके जाओ। इसमें तो जो क्वेश्चन है वो आप आराम से करना ही करना है आपको, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत मतलब आपको आराम से इसके जो 5 नंबर है वो आराम से 4-5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे इसके। ऐसे ही डेफिनेशन लिख सकते हो आप फूड चेन की, इसके अलावा ये भी लिख सकते हो आपके सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर and ends in consumer, or we can say that sequence of organism through which energy is transferred in the form of food by the process of one organism consuming the other. It shows the relationship of producer and consumer, that is who eat whom. इस तरह से आप इसके डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अब एग्जांपल देना है तो एग्जांपल दे दो। ए पॉन्ड इज ए classical example of an aquatic ecosystem. A common food chain of pond ecosystem can be shown as phytoplankton, small aquatic animal, small fish, water birds. अब जो आंसर पूछा ना रेबिट, पिकॉक और स्नेक वाला, तो उसमें देखो रेबिट इज द प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज इट डायरेक्टली फीड्स अपॉन प्रोड्यूसर, स्नेक इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स बिकॉज इट प्रेज अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज रेबिट, एंड पिकॉक इज द टर्सरी कंज्यूमर बिकॉज इट फीड्स अपॉन सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज स्नेक। अब इसका जो बी क्वेश्चन पूछा ना जिसमें लेबल ए बी सी को बताना है, तो ए में देखो ए प्राइमरी कंज्यूमर है जू प्लैंक्टन, बी सेकेंडरी कंज्यूमर फिश है और सी जो है वो टर्सरी कंज्यूमर फिश ईटिंग बर्ड है। तो ये हो जाएगा आराम से, कोई समस्या होनी नहीं है इसमें आपको। अब सेक्शन ए हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं सेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछी है। देखो पहले तो ये समझो कि साइक्लोपेंटेन होता क्या है। भाई पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है और साइक्लो का मतलब वो साइक्लिक है, ठीक है, वो एक सर्किल में 5 कार्बन आपस में है, तो सर्किल में 5 कार्बन ऐसे ही तो हो सकते हैं, यानी सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़ के सर्किल बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेन हो गया, 5 कार्बन। अब देखो आप हर कार्बन की 2-2 वैलेंसियाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ सब जगह, ठीक है। हर एक पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 10, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C5H10 इस तरह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे इसकी, तो देखो आप सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इस तरह से, ठीक है। तो सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन आप शेयर कर दो, 2 हाइड्रोजन है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो 2 + 2 4, 2 इस कार्बन के साथ 6 + 2 इस कार्बन के साथ 8 हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन हीलियम जैसा हो गया। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये साइक्लोपेंटेन हो गया C5H10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज दैट ऑफ बोरॉन हैव इन कॉमन। बी पार्ट है इसका, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अलोंग ए गिवन पीरियड। यानी आपको एक तो ये बताना है ए में तो कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज दैट ऑफ बोरॉन हैव इन कॉमन। बोरॉन वाले कॉलम में क्या प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो देखो कॉलम का मतलब यहाँ पर ग्रुप नंबर है, तो बोरॉन का कौन सा ग्रुप है 13, तो ग्रुप नंबर 13 में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो क्या कॉमन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है, कितने हैं 3 है सबके पास में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है तो वैलेंसी भी कॉमन हो जाएगी, सबकी वैलेंसी 3 है। आंसर देखो विच all the elements which lie in the same column of that of boron belong to group 13, therefore they have 3 electron in their respective valence shell except boron which is a non-metal, all other element are the metal, ठीक है। भाई ये देखो ये बोरोन वाला ग्रुप है 13, तो इसमें बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये एलिमेंट है। सब में क्या कॉमन है बोरोन, एल्यूमिनियम, इन सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और वो है सबके पास में 3-3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 5 नंबर पे होता है तो 2 3, ये 13 पे होता है तो 2 8 3, 13 है तो सब में देखो क्या कॉमन आ गया
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, सब में कॉमन है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। और इसमें ये नॉन मेटल है बोरॉन, बाकी सारी के सारे ये मेटल है। हालांकि ये चीज़ आप नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है, मेन चीज़ आपको यही लिखनी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है। व्हाट इज कॉमन इन ग्रुप? कॉमन इन ग्रुप इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कॉमन इन ए पीरियड? नंबर ऑफ सेल्स। ठीक, अब इसमें पूछा है वैलेंसी किस तरह से वेरी होती है एक पीरियड में। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें पीरियड में तो वैलेंसी किस तरह से डिफर होती है। तो हमें पता है कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। तो इसका आंसर है ये, देखो आपके सामने ये रहा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, दो इन द फर्स्ट पीरियड इट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में दो ही मेंबर है इसलिए। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द वैलेंसी of element first increases from 1 to 4, then decreases from 4 to 0. In a period the valency of an element is either equal to number of electrons in a valence shell or 8 minus the number of electrons in the valence shell। ठीक है, अब वैलेंसी निकालते कैसे है, तो अगर फर्स्ट 4 के है तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इक्वल टू वैलेंसी होगी भाई 1 2 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर 1 2 3 और 4 ही वैलेंसी होती है। ठीक है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 होते हैं तो वैलेंसी क्या हो जाती है, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से वैलेंसी हम निकालते हैं। अब इसके और में जो क्वेश्चन है ना वो देखो, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन। ग्रुप 16 ग्रुप 17 के मेंबर है ये, देखो ग्रुप 17 में ए और सी है और ग्रुप 16 का बी है। स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। तो जब हम ग्रुप ए क्या है 17 ग्रुप, ए किस ग्रुप का मेंबर है 17 का, तो 17 ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन वाला। फिर कल 12 एंटी, इसमें सारे नॉन मेटल है भाई। कार्बन का ग्रुप नंबर 14 है, उसके बाद में सारी नॉन मेटल हो जाती है। एक जिग जैग पट्टी है बीच में बस जैसे सब टिपो, उसको छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल है। इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस देखो, आपको सारे ट्रिक वहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो ए नॉन मेटल है, विच सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। बी और सी में से कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो जब हम ग्रुप 16 से 17 की तरफ जा रहे हैं, हम यानी पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो पीरियड में मूव करने पर एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो ग्रुप सी एलिमेंट सी इज स्मॉलर देन बी। सो विच वन इज लार्जर, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज, सी विल बी स्मॉलर इन साइज देन बी। क्वेश्चन सी है या विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए। तो एलिमेंट ए क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाते हैं। आंसर देखो ये है आपके सामने, इनके आंसर है। एक आंसर है कि ग्रुप 7 रिप्रेजेंट हेलोजन फैमिली, ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूड इन द फैमिली आर नॉन मेटल, देयरफॉर एलिमेंट ए इज नॉन मेटल बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है, विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बी के आंसर में पूछा है, देखो आंसर है एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज अलोंग ए पीरियड। द एलिमेंट बी एंड सी आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड सिंस सी इज प्लेस्ड आफ्टर बी, सो द साइज ऑफ एलिमेंट सी इज लेस देन दैट ऑफ बी। सी का आंसर देखो, द एलिमेंट ए एज पॉइंटेड आउट अर्लियर is a non-metal which belong to group 17, so it has 7 valence electron 2 8 7. In order to have the configuration of the nearest noble gas element, it will take up 1 electron and change to anion, that is A minus. So negative ion बनाएगा, ये anion बनेगा। ठीक है, टेबल हाउ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन ए पीरियड और ग्रुप। ठीक है, एटॉमिक साइज है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियस है, ये सारे ट्रेंड्स पर मैंने वीडियो बना रखे हैं जिनके आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप प्लेलिस्ट जो मेरी केमिस्ट्री की है वहाँ से भी इनके वीडियोस के आप लिंक देख सकते हो, वहाँ से इन ट्रेंड्स को आप अच्छे से समझ सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड पर एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप इसको अच्छे से करके जाना। ऑन क्रॉसिंग 2 हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स कैपिटल T स्मॉल t, a total of 500 plants were obtained in F1 generation. What will be the respective number of tall and dwarf plant obtained in F1 generation? बी है इसमें, हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मेंडल ने स्टडी किए थे, बी क्वेश्चन में ये पूछा है। तो कितने ट्रेड्स थे भाई, 7 ट्रेड्स थे। देखो आंसर बी का आंसर तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गया। केवल हाउ मेनी पेयर्स पूछा है, नाम नहीं पूछे तो आप नाम मत भी लिखो, और वैसे लिखना चाहो तो आपको पता है इस चैप्टर की वीडियोस में आपको ये सारे 7 ट्रेड्स मिल जाएंगे। उनमें डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन से, वो भी बताए हुए मेरे। तो इस चैप्टर की वीडियोस में आप देखो मिलेगा आपको वहाँ से। ये देखो भाई हेटेरोजाइगस प्लांट ये है, इनमें क्रॉस किया गया है। ठीक है, अब इसका F1 जनरेशन में कितने प्लांट्स टॉल और कितने शॉर्ट होंगे ये पता करना है हमको। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का
जो F1 जनरेशन होती है ना, उस F1 जनरेशन में वैसे तो सारे प्लांट्स डोमिनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर होमोजाइगस नहीं लेके हेट्रोजाइगस ले आया। तो हम देख लेते हैं कि कितने प्लांट्स हमको मिलते हैं। 4 में से जितने मिलेंगे उसका उसी रेशियो में 500 को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसके गेमेट्स क्या बनेंगे, इसका एक गेमेट ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से इसके भी यही गेमेट बन जाएंगे, ये गेमेट हो गए। अब इनका क्रॉस करवा दो। मैंने बता रखा है आपको कैसा करना है क्रॉस, भाई आपको बता रखा है 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 13, 14, 23, 24। तो देखो 1 का 3 के साथ कैपिटल टी, फिर 1 का 4 के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर 2 का 3 के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और फिर 2 का 4 के साथ स्मॉल टी। अब फिनोटाइप पूछा है, तो देखो ये दिखने में 3 कैसे दिखेंगे, लंबे, और ये कैसा दिखेगा, बोना। 3 विल बी टॉल एंड 1 विल बी ड्वार्फ। तो 500 में से रेशियो क्या हो गया इनका, 3:1। तो 500 का 3:1 निकाल लो, यानी 75% और 25%। तो 75% 500 इंटू 75/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 5 इंटू 75 कितना हो गया, 375, है ना। और वो कितना हो जाएगा 25%, तो 500 इंटू 25/100, ठीक है, ये हो जाएगा 125। सो 125 प्लांट विल बी ड्वार्फ एंड 375 प्लांट विल बी टॉल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 11 इज a bulb is rated 40 watt 220 volt, find the current drawn by it when it connected to a 220 volt supply। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग 40 वाट है, 220 वोल्ट है, तो वाट यानी पावर पी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, और करंट फाइंड करना है, आई फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ऑल्सो फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, आर भी फाइंड आउट करना है। इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय ए बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वाट 220 वोल्ट, will there be any change in the value of current and resistance? Justify your answer and determine the change। अब 40 वाट बल्ब को 25 वाट बल्ब से रिप्लेस कर दिया, तो आई और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो ये आंसर है। देखो करना क्या, फर्स्ट केस में क्या है, 40 वाट पावर रेटिंग वाला बल्ब है, 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। सेकंड केस में 25 वाट हो गया, वोल्टेज वही है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, आई और आर निकालो दोनों केस में। तो पहले केस में आई निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई होता है, इस फॉर्मूले से आई का फॉर्मूला P/V, P 40 वाट है और V यहाँ पर 220 वोल्ट है, तो आई की वैल्यू आ गई 0.18 एम्पियर। अब आर निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से हम आर वाला फॉर्मूला बना लेंगे। P के 3 फॉर्मूले होते हैं, भाई मेन फॉर्मूला हमारा ये है, P इज इक्वल टू वी आई। अगर इस फॉर्मूले में आई का फॉर्मूला पुट करें यहाँ पर, तो आई इज इक्वल टू V/R, तो V इंटू V/R यानी V²/R। इस फॉर्मूले से अगर हम आर का फॉर्मूला बढ़ाएं, तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P यहाँ आ जाएगा V²/P, V²/P, तो V²/P, तो V की वैल्यू रखो और P की वैल्यू रखो, तो ये आ गया हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1210, ठीक है, 1210 ओम। अब इस केस में सेम यही फॉर्मूला लगा के हम आई की वैल्यू निकालते हैं, तो आई की वैल्यू आती है 0.1 एम्पियर। तो आई में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 0.18 से 0.11, तो आई डिक्रीजेस। जब सेम सोर्स से आई डिक्रीजेस, जब सेम सोर्स से अगर हम कम पावर का, अगर पावर सेम सोर्स में अगर हम पावर डिक्रीज करते हैं, तो आई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और आई डिक्रीज हो रही है तो आर इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। आर देखो यहाँ कितना है, 1210 है, और यहाँ पर कितना है 1936, 1936 ओम, तो आर हो जाएगा इंक्रीज। आर की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये आ जाएगी, आर increases। Next question number 12 is draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cell each of 2 volt, a combination of 3 resistors of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm connected in parallel, a plug key and an emitter all connected in series। Find the value of current through each resistors। सर्किट डायग्राम बनाना है और करंट फाइंड आउट करना है, हर एक रेसिस्टर में कितना करंट है। तो देखो ये बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम 3 सेल है, ठीक है ना भाई, 2 ओम 1 सेल 2 सेल 3 सेल हो गया, इस तरह से 3 की बैटरी होगी। ये एमीटर, प्लग की और 3 रेसिस्टर, तीनों पैरेलल में 10, 20 और 30, और साथ में ये पूछा है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स। तो देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। अब हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के थ्रू कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, और करंट डिवाइड हो जाएगा,
यहाँ जो करंट गया आई, वो करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 और इसमें I3, तो करंट डिवाइडेड I1 I2 I3 नाम दे देते हैं इनको, ठीक। अब हर एक से I कितना है वो निकालना है। तो I का फॉर्मूला होता है V/R। अब V तो तीनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में, तो V की वैल्यू तो 6 रहेगी अपॉन 10, यहाँ पर अपॉन 20 हो जाएगा I2 सेकंड वाले के लिए, और I3 30 ओम रेसिस्टर वाले के लिए V/R3। तो V सब में सेम है, 6/10, 6/20 और 6/30। ये वैल्यू निकल के आएगी 0.6 ओम, 0.3 ओम और 0.2 ओम। ये ध्यान रखना है कि I सेम इन सीरीज, मैंने आपको बता रखा है पहले से, I सेम होता है किसमें, सीरीज में, ठीक है, और V सेम होता है किसमें, पैरेलल में, ठीक है। करंट को डिवाइड करना सीखो आप। यहाँ से करंट निकल गया है, अभी तक यहाँ तक सिंगल पाथ है, तो सेम फुल करंट जितना है उतना जाएगा। यहाँ अब I के सामने 3 रास्ते बन रहे हैं, 3 ब्रांच हो रही है, तो कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया और कुछ करंट यहाँ चला गया। डिवाइड हो गया I1 I2 I3 3 में, तीनों करंट वापस यहाँ मिलकर यहाँ वापस वही करंट हो गया I, ठीक है। अगर यही सीरीज होता तो सीरीज में तो कोई चैनल दूसरा बनता ही नहीं। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, कोई दूसरा पाथ है ही नहीं, तो जितना करंट इसमें से जा रहा है उतना ही करंट इसमें से जाएगा, उतना ही इसमें से जाएगा। I रिमेन सेम इन सीरीज, ठीक है, और V अलग अलग रहेगा क्योंकि इसके दोनों एंड यहाँ पर है, इसके दोनों एंड यहाँ पर है और इसके दोनों एंड यहाँ पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट अलग अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों एक पॉइंट पे तो है ही नहीं ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होता है, 2 पॉइंट के बीच का होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के ये जो 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा तीनों में, यही आएगा 6 वोल्ट ही। अब इसके चॉइस में एक और क्वेश्चन है कि सो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 एंड 6 ओम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग आता है। 13.5 ओम और 6 ओम, ये दो हमको निकालने हैं, और 3 रेसिस्टर हमारे पास में है, R1 R2 और R3, और तीनों कितने कितने के हैं, 9 ओम के हैं, ठीक है। इनको कैसे जोड़े, तो देखो 4 तरीके हमारे पास, 3 रेसिस्टर को जोड़ने के 4 मेथड है। एक तो है कि जब तीनों के तीनों किस में हो, सीरीज में हो, ये तो फर्स्ट है, ठीक है, R1 R2 और R3, और ये मैक्सिमम आता है। यहाँ तीनों के लिए कितना हो जाएगा, 9 9 9 27, ठीक है। ये क्वेश्चन में है नहीं। एक सेकंड, जिसमें सबसे मिनिमम आएगा वो है कि तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, ठीक है, ये 3 है और तीनों को यहाँ पर पैरेलली जोड़ दो, यहाँ सबसे कम आएगा। और ये कितना आएगा, तो जितने का है उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, 9 के है ना, तो 9/3 कितना होता है, 3 ओम, ये 3 ओम आएगा। ये भी क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो 2 तरीके बचे ना, वो ध्यान देना, उन दोनों में ही ये रीडिंग आएगी। अब आपको देखना, देखो दो और बाकी मेथड क्या बच गए, जब सिस्टम सीरीज में हो। जैसे ये सिस्टम बन गया भाई, ये R1 बन गया और ये R2, ये R1 और R2, ये सिस्टम है, ये सीरीज में, और जो तीसरा बचा वो इसके साथ में पैरेलल में है, इस तरह से, ठीक है। एक ये बन गया जब सिस्टम सीरीज में है, ठीक है। और चौथा कैसे बनेगा, जब सिस्टम पैरेलल में है। जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, यानी कि 2 जो है वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये सिस्टम बन गया पैरेलल में, और तीसरा इसके साथ में सीरीज में जुड़ गया। एक तरीका ये हो सकता है। अब देखो, पहले हमें सिस्टम को सोल्व करना है। सिस्टम को सोल्व करेंगे तो इस सिस्टम को सोल्व करेंगे तो ये सीरीज वाला दोनों की जगह एक हो जाएगा, और फिर जो फाइनल बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल में बनेगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, वो एक जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो लास्ट में फाइनली क्या बन रहा है उस पर ध्यान देना। फाइनली अगर सीरीज बन रहा है तो सीरीज में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाली रीडिंग यहाँ से आएगी। इससे जो ज़्यादा रीडिंग आ रही है ना, वो इसमें आएगी जब फाइनल अरेंजमेंट या फाइनल सेटअप हमारा सीरीज में बने। और फाइनल सेटअप सीरीज में कब बनेगा, जब सिस्टम पैरेलल में होगा। और फाइनल सेटअप जो है वो पैरेलल में कब बनेगा, जब सिस्टम सीरीज में होगा। भाई ये सीरीज में सिस्टम है ना, तो ये 9 ओम और 9 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 18 ओम सीरीज में, तो ये 18 ओम का एक हो जाएगा इन दोनों की जगह। और फाइनल सेटअप किस में बन गया, ये 18 का है, और फाइनल सेटअप किस में बन गया, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में कम आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये कम वाली रीडिंग यहाँ आएगी, ठीक है। और ये दो जो, यानी इनिशियल जो सिस्टम पैरेलल में है, तो फाइनल किस में बनेगा, सीरीज में बनेगा। कैसे बनेगा, सीरीज में, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। देखो ये 9 ओम है, 9 ओम है, 9 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2/9 यानी 4.5। तो इन दोनों की जगह हम एक ही रखेंगे 4.5 का, और वो 4.5 वाला इसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में। ये 9 ओम है, ये 4.5, तो 4.5 और 9 कितना हो गया, 13.5। तो ये तो आएगा इससे,
और यहाँ पर ये देख लो 18 ओम और 9 ओम के अगर पैरेलल में है तो 18 और 9 का 1/18 और 1/9 करेंगे तो 6 आ जाएगा भाई। 1/18 प्लस 1/9 करेंगे, अगर एलसीएम ले तो 18 1 जा 18, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3, 3/18 यानी 18/3, 18/3 कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 वाला इसमें आएगा। यानी कम वाला किस में आएगा, पैरेलल में। जब फाइनली सेटअप किस में बने, पैरेलल में। ये फाइनल सेटअप पैरेलल में बनाना है यहाँ पर, तो फाइनल सेटअप पैरेलल में तब आएगा जब सिस्टम सीरीज में रहेगा। और ज़्यादा वाला कब आएगा, ज़्यादा किस में आता है, सीरीज में। तो फाइनल सेटअप सीरीज में बनना चाहिए ऐसे। तो फाइनल सेटअप सीरीज में कब बनेगा, जब सिस्टम पैरेलल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सपोज यू फाइंड ए हीप ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इन ए नियर बाई पार्क which is decomposing. What would you do to make the people of surrounding area realize that such type of disposal of domestic waste is harmful to the environment? ये एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से वेस्ट डिस्पोजल पे क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ क्या बताना है, लोगों को अवेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड बता सकते हैं। सपोज यू फाइंड ए हीप ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इन ए नियर बाई पार्क विच इज डिकम्पोजिंग, व्हाट वुड यू डू टू मेक द पीपल ऑफ द सराउंडिंग एरिया रियलाइज दैट सच टाइप ऑफ डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। देखो some of the ways to make people realize that the improper disposal of waste is harmful to the environment includes making people aware of negative impact of waste disposal. They can be made aware by conducting seminars about the negative effect of the waste on environment. यानी हमें लोगों को अवेयर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, तो ये कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें, यूजेज ऑफ पम्पलेट एंड पोस्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड, formation and eco club in the society for spreading awareness about the ill effect of waste on the surroundings, such as improper disposal of waste will release harmful gases in the environment that make it unclean and unhygienic for the living organism. The waste will flow to water bodies along with rainwater and become a threat to aquatic life and pollute the water bodies. It provides space for breeding to the mosquitoes and result in spread of malaria, filariasis, dengue, etc. Hazardous chemical from waste get into the soil and can harm the plant when they take up the contamination through their roots. So these are the methods by which we can aware the public, aware the people of our surrounding area. हम रैली निकाल के बता सकते हैं उनको, पम्पलेट पोस्टर्स से बता सकते हैं, सेमिनार करके बता सकते हैं, या कोई इस तरह से कोई नाटक वाटक है ना, कोई ड्रामा या रोल प्ले करके बता सकते हैं उनको। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसमें आंसर लिख देना, ठीक है। ये सेक्शन भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन सी में दो क्वेश्चन, 14th और 15th। नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 14, टू स्टडी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द पेरेंटल फॉर्म ऑफ ट्रेट वाज ऑलवेज एब्सेंट इन F1 हाइब्रिड बट रीअपियर्ड अनचेंज्ड इन द F2 जनरेशन। भाई ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहा है, और हमें पता है कि देखो क्या कह रहा है, टू स्टडी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल क्रॉस पी प्लांट विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लेते हैं शुरू में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते हैं, होमोजाइगस, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं। और ये क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द पेरेंटल फॉर्म ऑफ ट्रेट वाट ऑलवेज एब्सेंट इन F1, और F1 में हमेशा रिसेसिव एब्सेंट होता है, ओनली डोमिनेंट विल अपीयर इन F1 जनरेशन बट रीअपियर्ड अनचेंज्ड इन दी F2 जनरेशन, और F2 में वो रीअपियर हो जाता है। अब ABC क्वेश्चन है, देखो, ए वर्कआउट ए क्रॉस अप टू F2 जनरेशन बिटवीन टू प्योर ब्रीड पी प्लांट, वन बियरिंग वॉयलेट फ्लोर एंड अदर वाइट फ्लोर। नेम दिस टाइप ऑफ क्रॉस एंड स्टेट द डिफरेंट लॉज ऑफ मेंडल दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सच ए क्रॉस। ये 3 क्वेश्चन है, तो देखो इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो हो गया आपके सामने इस तरह से, हम ये वॉयलेट और ये वाइट फ्लोर, यहाँ पर वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट है, तो इसके ये गैमेट हो गए और इसके ये गैमेट होंगे। F1 जनरेशन में ऑल वॉयलेट होंगे, ठीक है भाई, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ये आ गया। अब ये F2 जनरेशन ले रहे हैं, F2 जनरेशन में ये देखो ये गैमेट बन जाएंगे, ठीक है, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। तो ये देखो ये हमको मिलेगा 3:1। फिनोटाइप ही पूछा है हमें, वॉयलेट है कि वाइट, वो ही देखना है, ठीक है। तो फिनोटाइप 3:1 हो गया, 3 वॉयलेट और 1 ये, तो ये बना के बता देना। अब बी क्वेश्चन में है कि इस क्रॉस का नाम क्या है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हम केवल एक ही करेक्टर को, एक ही ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं। वी आर ओनली स्टडिंग और वी आर ऑब्जर्विंग द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन ट्रेट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड ट्रेट। डाई हाइब्रिड में हम 2 ट्रेट को एक साथ देखेंगे, जैसे हम वॉयलेट फ्लोर के साथ में हम राउंड सीड भी ले लेते हैं, तब वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। तो बी का आंसर हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और सी में ये पूछा है कि इससे कौन कौन से लॉज उसने दिए थे, तो ये देखो ये आंसर है आपके सामने। तो ये तो एक आंसर मैंने बता दिया, बी है क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स, सो इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
सी का आंसर हो जाएगा कौन कौन से लॉज है, तो देखो दो लॉ है, तो डोमिनेंसी और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंसी तो ये कहता है कि ओनली डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर इन F1 जनरेशन, रिसेसिव विल नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील और जीन्स इनहेरिटेड देन दे डू नॉट डिस्टर्ब और दे डू नॉट ब्लेंड अप, दे डू नॉट मिक्स अप। ठीक है, जो जीन है वो मिक्सअप नहीं होते। जैसे यहाँ पर ये दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन है, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, तो इन दोनों के मिक्सअप होकर इन दोनों के बीच का कोई नहीं बनेगा, ये प्योरली सेग्रीगेट होंगे। कैपिटल पी अलग से जाएगा गैमेट जब फॉर्म होंगे तब, और स्मॉल पी अलग से जाएगा। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। आंसर ये है, इस तरह से देखो आपके सामने। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम दिस क्रॉस, फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन इंडिविजुअल differing in a pair of contrasting characters are crossed, the character that appear in the F1 hybrid is dominant over the alternative form that remain hidden. Principle of segregation, ये second जो segregation वाला वो ये क्या है, that when a pair of contrasting factor or gene are brought together in a hybrid, these factors do not blend or mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. That is, allele pair segregate during gamete formation and the paired condition is restored by random fusion of gamete during fertilization. अब इसके और में जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो देखो आप क्या है। प्लांट विथ राउंड सीड इज क्रॉस्ड विथ प्लांट हैविंग रिंकल सीड, ऑल F1 प्रोगेनीज आर विथ राउंड सीड, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट वुड हैव रिंकल सीड इन F2 जनरेशन। तो 25% होगा रिंकल्ड का, क्योंकि सेम यही ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका देखो ये इस तरह से आंसर लिख देना, यही सेम यही क्रॉस है, यहाँ पर राउंड और रिंकल सीड ले लिया, तो 25% रिसेसिव रिंकल्ड हो जाएगा, बाकी 75% राउंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। देखो इस क्वेश्चन में सोलेनॉइड के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, तो क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझना, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। सोलेनॉइड की डेफिनेशन आ गई, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। व्हेन an electric current is passed through the solenoid, it produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. यानी सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होता है। The field line inside the solenoid are in the form of parallel straight line, यानी inside the solenoid magnetic field is uniform, equidistant and parallel line, ठीक है, यानी same magnitude और same direction. The strong magnetic field produced inside a current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आ सकता है। When placed inside the solenoid, the strength of magnetic field produced by current carrying solenoid is directly proportional to the number of turns per unit length and strength of current in the solenoid. solenoid के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो दिन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो करंट और एक नंबर ऑफ टर्न एन और आई पर। अब देखो तीन क्वेश्चन है ABC। क्वेश्चन नंबर 1 है, A है, a long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is half, then find the value of new magnetic field. ये कह रहा है कि अगर एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट को अगर हम डबल कर दे और नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हाफ कर दे, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो ये आंसर है इसका। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक है, अब फर्स्ट केस में ये हो जाएगा B इज इक्वल टू NI हो जाएगा, या B प्रोपोर्शनल टू NI, इक्वल ना लगा के हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, B इज प्रोपोर्शनल NI। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना उसको हम कर रहे हैं हाफ, प्रीवियस से हाफ कर रहे हैं, और I को प्रीवियस I से डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको ये इस तरह से लिख दिया कि सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B डैश इज इक्वल टू N डैश I डैश, N डैश इज N/2 एंड I डैश इज 2I। इलेक्ट्रिक करंट को डबल कर रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कितना चेंज हुआ। तो B/B डैश कर देते हैं, B पहले वाला और B डैश बाद वाला। ठीक है, तो B पहले वाला तो हो जाएगा NI और बाद वाला हो जाएगा N डैश I डैश। N डैश I डैश की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर, तो N डैश तो हो गया N/2 और I डैश हो गया 2I। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में जो 2 है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 2NI हो गया ऊपर, NI इंटू 2, और नीचे भी N इंटू 2 इंटू I, सेम वैल्यू है, कैंसिल होगी 1, सो B/B डैश इज 1, दैट मीन्स B डैश इज इक्वल टू B। यानी इस केस में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जितना पहले था। ठीक है, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक को आप हाफ कर रहे हो दूसरे को डबल कर रहे हो, तो ओवरऑल वैल्यू तो वही रहने वाली है ना जो पहले थी। अब इसका क्वेश्चन भी देखते हैं। ए सॉफ्ट आयरन बार इज इनक्लोज्ड बाय ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एज शोन इन फिगर। व्हेन द प्लग ऑफ द की इज क्लोज्ड, व्हिच
पोल विल अपीयर ऑन द फेस बी ऑफ द आयरन बार, यानी जो फेस बी है ना वहां पर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा, ये पता करना है। तो देखो ये इसका आंसर है भाई। सोलेनोइड कैसे बिहेव करती है, सोलेनोइड बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि बार मैग्नेट में क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट NSO और इनसाइड द मैग्नेट सन्नी, मैंने बताया था आपको भाई NSO नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, और इनसाइड द बार मैग्नेट सन्नी साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड दी बार मैग्नेट, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो ये आंसर है, ये रहा द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड इज शोन इन फिगर, ये फिगर है, इसमें आप यूज करके ये देखो आप द सोफ्ट आयरन बार विल बी मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू दीस फील्ड्स एंड विल हैव सेम डायरेक्शन एज ड्यू टू सोलेनोइड, सो नॉर्थ पोल विल अपीयर ऑन द फेस बी ऑफ द आयरन बार। तो आयरन बार के फेस बी पर यहाँ पर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है वो देखना हमको। तो फेस बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है ना, अगर हम थंब को रखे ऐसे करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो लाइंस होगी वो हमको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किस तरह से करंट है उसके हिसाब से हमको देखना है। तो फेस बी पर जो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे है, करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे अप टू डाउन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से, इस तरह से है। अब ये क्लॉकवाइज हो रही है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है, इस तरह से होता है। साउथ पोल जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो कैसे, इस तरह से साउथ एस क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ही तो बन रही है, ये क्लॉकवाइज ही तो बन रही है, क्लॉक ऐसे ही तो मूव करती है। और नॉर्थ पोल में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ को पोल इस तरह से होता है, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, अभी जो घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक। तो आप इस फिगर को देखो अच्छे से, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में थंब को रखे तो जो हमारी फिंगर्स है, इलेक्ट्रिक करंट अप टू डाउन है तो फिंगर्स कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही, ठीक है, नॉर्थ पोल की जैसे बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रही, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, तो फेस बी इज नॉर्थ पोल। अब इसका सी क्वेश्चन है, व्हेन इज मैग्नेटिक फील्ड सेड टू बी यूनिफॉर्म, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म कब होता है, जब इक्वल डिस्टेंस हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम कब रहेगी, जब पैरेलल हो, और इक्वल डिस्टेंस कब रहेगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में कब रहेगी, जब इक्वल डिस्टेंस होगी। तो इसका आंसर ये है, a magnetic field is said to be uniform if its magnitude and direction do not change. For magnitude to remain constant, the spacing between the lines should be equal. magnitude same तब रहेगा जब इनके बीच की स्पेस, दो लाइन के बीच की स्पेस सेम हो, यानी इक्वल डिस्टेंस हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन सेम कब रहेगी, जब पैरेलल हो। फॉर डायरेक्शन टू बी सेम द लाइन शुड बी पैरेलल। अब इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो, describe an activity with a neat diagram to show the magnetic field line around a bar magnet। ठीक है, ये एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो करो। ये इसका आंसर है, देखो ये कंपास नीडल लेके और ये मैग्नेट के साथ में ये वाली एक्टिविटी है, इसमें बता रखी है। तो ये आंसर देखो कैसे है, the magnetic field lines pattern due to a bar magnet can be plotted by using a compass। Firstly, place a compass needle near to the north pole of the magnet and mark the position of the end north and S of compass needle. Like poles repel each other, so the north pole of the compass needle stay away from the north pole of the magnet. Then move the compass until the end of the compass is over the second dot and mark the new position of the other with a third dot. Repeat the above step until reaching the other pole. Then join these series of dots and this will give a magnetic field line. Using this method other field lines can also be drawn। तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बाकी लाइन भी ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे। भाई इसमें क्या करना है, ऐसे जैसे बार मैग्नेट रखी हुई है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो यहाँ पर कंपास की निडल रखेंगे, तो कंपास की निडल का पॉइंटेड एंड है वो नॉर्थ एंड होता है, तो वो नॉर्थ से रिपेल करके वो इसके अपोजिट रहेगा। वो मान लो अभी यहाँ पर रह रहा है, ऐसे जहाँ पर रह रहा है वहां डॉट बना दिया, ठीक है। अब कंपास को वापिस इस तरह से रखो, ठीक है, कि जहाँ डॉट बनाया ना वहां पर वो सेकंड एंड उसका रहेगा, यानी ये वाला एंड यहाँ पर आ जाए, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो जहाँ जाएगा वहां पर डॉट बना दो। फिर वापस कंपास को रखेंगे, मान लो नॉर्थ पोल इधर आ गया, फिर यहाँ डॉट बनाया, फिर कंपास को रखा, नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, फिर यहाँ डॉट बनाया, ऐसे करके साउथ पोल तक लेके आना। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है NSO, ठीक है। तो और ऐसे ही नीचे की तरफ बन जाएगी, ऐसे ही अंदर लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया सैंपल पेपर नंबर 6।
सैंपल पेपर नंबर 6 अच्छे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख के जाना, करके जाना। मैं जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कल चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। अभी जो 10 मई को आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए देखो, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली आपने, अब आपके पास में जो टाइम बचा है 3-4 दिन का रिवीजन का टाइम है ना, इसमें आप मैक्सिमम रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन पढ़िए, और ये जो वीडियोस है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए मैंने प्लेलिस्ट में आपको जहाँ मिल जाएंगे, सैंपल पेपर को निकाल के जाइए। इन सैंपल पेपर में सारे वही क्वेश्चन है, 6 सैंपल पेपर हो गए तो लगभग 90 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और जल्दी में 2-3 सैंपल पेपर और लेके आ रहा हूँ आपके लिए। इनको करके जाइए, 100% आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो यहाँ पर है, ठीक है। और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि प्लीज़ अपने साथ वाले बच्चे जो अभी 10th में आए, या आपके फ्रेंड्स, या आपके छोटे भाई, आपकी क्लासमेट्स, या आपके स्कूल के और बच्चे जो अभी 10th में आए जस्ट, और 9th के जो बच्चे, उनको भी आप चैनल का लिंक भेजकर उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको मेरा चैनल रिकमेंड कीजिए। मैं उनके लिए भी एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ, जस्ट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा, तो उन लोगों तक भी आप चैनल को रिकमेंड करना है, लिंक आपको भेजना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी सब्सक्राइब करें और उनको भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ में, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए।